नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैंने पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर एक श्रृंखला प्रारंभ करी हुई है, जो आपके प्रवक्ता संवर्ग की जो विषयवार परीक्षा है पॉलिटिकल साइंस से, तो वहाँ से इससे संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो यूनिट फर्स्ट से ही रहने वाला है। नागरिक शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो राजनीति सिद्धांत और विचारक के अंतर्गत हम जो टॉपिक आज लेने जा रहे हैं वो भारतीय राजनीति विचारक के अंतर्गत हम मनु को देखेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल की हम बात करें, जिसमें थिंकरों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं मनु का राजनीतिक दर्शन और समग्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में हम मनु को देखेंगे कि मनु कौन थे, क्या थे, इनका किस प्रकार से राजनीतिक दर्शन में या कहें इन्होंने किस तरीके से अपनी थ्योरीज दी हुई हैं, क्यों इनको राजनीति क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखें तो राजनीति का दर्शन के रूप में माना जाता है, तो क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को। देखिए दोस्तों, अगर हम जब इस श्रृंखला को प्रारंभ करें तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि मनु को क्यों इतना ज़्यादा पूजा जाता है, मनु क्यों इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कौन थे मनु, क्या थे, इसके संबंध में आपको ये पहले याद होना चाहिए। मनु कौन थे ये आपको सर्वप्रथम उसकी तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, फिर सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अगर हम बात करें मनु कौन थे, अगर हम कहें हिंदू धर्म ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथ में एक ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, उसे मनु का नाम से उसे जाना जाता है और मनु सम्मान और साथ ही आदर्श के साथ उसे मिलाया जाता है। और अगर कहें ये प्राचीन ग्रंथ के अनुसार अगर देखें तो मनु मानव जीवन का जनक के रूप में माना जाता है। अगर देखें प्राचीन ग्रंथों में के आधार पर अगर देखें तो मनु को मानव जीवन का जनक के रूप में कहा जाता है। और ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में बार बार मनु को जो कहा जाता है मानव सृष्टि का कहीं ना कहीं द्योतक माना जाता है, प्रवक्ता के रूप में, या कहें समस्त मानव जीवन का, अगर जितने भी मानव जीवन इस धरातल पे हैं सभी का पिता के रूप में ऐसे कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं मानव जाति के पिता के रूप में से माना गया है, किसके अंदर के मनु के रूप में। और प्राणों में अगर हम इनकी चर्चा करें तो प्राणों के अनुसार अगर देखिए मनु का उल्लेख कितने बार किया गया है, तो क्वेश्चन आपकी बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राणों में मनु का जो उल्लेख हुआ है वो 24 बार ये हुआ है। और मनु स्मृति में भी मनु का परिचय दिया गया है। अगर आप मनु स्मृति पढ़ोगे जो सिर्फ दंड पर आधारित है, कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था पर भी ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा देती है, कहीं वर्ण व्यवस्था पर भी ये जोर देती है। तो जब हम बात करते हैं मनु में, मनु स्मृति में मनु का भी क्या है परिचय दिया गया है। और मनु मानव जाति के रूप में अगर देखें तो पूर्व पुरुष के रूप में कहा जाता है कि ये सभी मानव जाति के पिता के रूप में अगर इनको देखते हैं पूर्व पुरुष के रूप में जाना जाता है। और ये भी कहा गया है कि जो भगवान विष्णु ने सृष्टि की जब रचना की थी तो रचना का जब विचार किया गया था तो सृष्टि की रचने की जो इच्छा जब जताई थी तो उसके साथ ही नाभि प्रदेश होता है, प्रदेश की बात करूं तो ना अगर कहें तो एक कहावत है मैं उसके सामने रख रहा हूँ। तो मनु जाति के पूर्व पुरुष के रूप में माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के बारे में विचार किया तो सृष्टि की रचना की इच्छा जब हुई तो नाभि प्रदेश के कहें तो कमल और उस पर आसीन ब्रह्मा प्रकट हुए। जो विष्णु की अगर हम कहें विष्णु की जो नाभि है तो वहाँ से क्या हुआ था, एक पुष्प निकला जिसमें अगर कहें भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं क्या हुआ था अर्धनारीश्वरी के रूप में आधा जो भाग उनका था, एक तो स्त्री का कहा जाता है, आधा भाग पुरुष के रूप में उनको संजोहित किया था। और उसने स्वयं मनु और उसकी जो सह स्वरूपता उत्पन्न हुई थी। और मनु की अगर जब हम बात करते हैं मनु सशस्त्र रूप में मारीच, आसित या अंग्रीचा अलग अलग नाम से इसको जाना गया है। अगर जब हम मनु की बात करते हैं मनु स्मृति में स्मृत रूप में कहा गया है कि जो प्रथम मनु ने धर्मों की घोषणा की और उन्होंने ईश्वर ने मनुष्य के लिए मनु को बताया कि भैया मनु अमर
और शाश्वत रूप में माना गया। तो ओवरऑल मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी तो मनु के संबंधित। तो यहाँ पर आप देखिए, मनु की जब हम कहते हैं कि राजनीति दर्शक के दर्शन के रूप में अगर कहते हैं, तो मनु का जो राजनीति दर्शन है भारतीय परंपरा की श्रृंखला में एक बड़ी ही कड़ी मानी जाती है। देखिए, अगर हम मनु को देखें राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत, तो मनु कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान इनका रहता है, क्योंकि इस कड़ी में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और मनु को बेसिकली जो जाना जाता है मनुस्मृति के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा, मनुस्मृति अत्यंत उदार और सनातन और सार्वभौमिक और मानववादी धर्म ग्रंथ है। याद रखिएगा, धर्म ग्रंथ है, और जिसमें राज धर्म और राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, कि समाज को किस प्रकार से संचालित किया जाए, और राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, समाज का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और साथ ही राज धर्म से उपजने वाले जो संघर्षों का समाधान अनुपम वर्णन इसमें किया गया है। और प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो जो राज्य व्यवस्था में जिस धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा, देखिए अगर हम राज्य व्यवस्था की जब हम आते हैं, जब हम शासन व्यवस्था की बात करें, तो उसमें सर्वाधिक रूप में जिस धर्म का सर्वाधिक स्थान रहा था, महत्वपूर्ण स्थान जिसको माना गया था, उसने मनु को विस्तृत परिचित देकर संचालित किया। अगर कहें तो ये मनु को कहीं ना कहीं इससे विस्तार मिला, और राजनीति दर्शन की जो व्यापक और विशालता और सशक्त पृष्ठभूमि जो मनु स्मृति में मनु द्वारा जो दृष्टिगोचित की जाती है, वो बड़ा ही दुर्लभ ये है। जब हम कहते हैं कि भैया जब मनु प्राचीन भारत के जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति विचारक के रूप में हम उनको जानते हैं, और उन्होंने मनुस्मृति नामक ग्रंथ भी लिखा है। और ये जो ग्रंथ है ये प्राचीन भारत के सामाजिक धर्म राजनीति व्यवस्था का मूल ग्रंथ के रूप में माना गया है। और मनुस्मृति की जब हम बात करते हैं, मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र और मनु संहिता भी से कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र के रूप में जाना गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मनु संहिता भी से कहा जाता है। बेसिकली ओवरऑल आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मनु जो हैं भारतीय राजनीति चिंतन के सबसे बड़े विचारक के रूप में, मौलिक विचारक के रूप में से एक माने जाते हैं इनको। और जहाँ तक रहती है प्राचीन विचारक में भारतीय चिंतन में जो अधिकांशतः अगर देखें जो टीका टिप्पणी करते हैं या टिप्पणीकारों की जो बात करते हैं, इतिहासकारों की जब हम बात करते हैं, उनका जो मानना था कि मनु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, कि मनु को जो माना जाता है कि ईसा की जो 4वीं शताब्दी थी उससे पूर्व माना जाता है। और मनुस्मृति उस काल में अगर देखें जो सामाजिक न्यायिक और साथ ही राजनीतिक जीवन का कहीं ना कहीं एक जानकारी का एक समृद्ध ये भंडार ये हुआ करता था। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में ले जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक हमने कहा कि राजनीति दर्शन जो क्या है, एक व्यापक और साथ ही विशाल और सशक्त है पृष्ठभूमि के अंतर्गत अगर मनु को देखें, मनुस्मृति और दृष्टिगत ये होते हैं। और ये बड़ा ही दुर्लभ भी है, क्योंकि क्यों माना गया, मैंने जिस तरीके से आपसे कहा कि मनुस्मृति उस काल के सामाजिक और न्यायिक की बात करते हैं, राजनीतिक जीवन की जानकारी का कहीं ना कहीं समृद्ध भंडार है। मनु का जब हम मनु की बात करते हैं तो मनु के जो राजनीतिक विचार हैं, मनु जो कहते हैं कि भैया मनु ने राजा पर धर्म और शांति तंत्र का बंधन लगाया कहीं ना कहीं। और मनु ने ही अगर हम कहें, मनु ने राजा को जनता के प्रति अपने दायित्वों को समझने और उनके जो नैतिक आचरण है या उसके आचरण की सलाह दी। और मनु ने ही, जब हम बात करते हैं तो मनु ने दंड विधा और साथ ही न्याय सिद्धांत को कहीं ना कहीं सहबद्धता सिद्धांतबद्धता ये किया इन्होंने। और जब हम मनु की बात करें तो मनु ने राजा को नैतिक गुणों का और साथ ही जो प्रशासनिक क्षमता और उनके दायित्वों के प्रति आस्था युक्त होने की कहीं ना कहीं सलाह दी थी। और जो मनु की जब हम बात करते हैं तो मनु ने मंत्रियों से परामर्श करने के बाद राज्य का काम करने की सलाह दी। और मनु ने ही स्थानीय संस्थाओं को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उनको स्वीकार किया। जिस प्रकार से अगर हम देखें दोस्तों मनु ने जैसे राजा को 2, 3, 4 और साथ ही 100 गांव के बीच अपनी किस प्रकार से प्रशासनिक ढांचे को विस्थापित करना है, कहीं ना कहीं उसकी भी सलाह दी। और ये सारी जो बातें हैं मनुस्मृति में खूब तरीके से दी गई है, इस चीज़ का याद रखिएगा।
जब हम कहते हैं कि संघर्ष की अवधारणा राजनीतिक अस्थिरता के मध्य विमर्श का मुख्य ये मुद्दा रहा। अगर हम कहें राजनीतिक चिंतन जब व्यक्ति पर केंद्रित होता है तो वो सर्वप्रथम क्या करता है, मानव संघर्ष पर विचार करता है। जब हम राजनीति के अंतर्गत जब बात करते हैं, हम जब किसी चीज़ का चिंतन करते हैं तो उसमें क्या व्यक्ति उसका केंद्र बिंदु होता है। जब व्यक्ति उसका केंद्र बिंदु होता है तो वो अपने अनुसार उन चीज़ों को गढ़ने लगता है, और वो क्या करता है, जब वो चीज़ें होती हैं तो ये तमाम चीज़ें उसका केंद्र बिंदु या धुरी के रूप में वो कार्य करता है। अगर हम देखें इसके अंतर्गत देखें तो वो प्रथम मानव संघर्ष पर विचार करता है, और साथ ही अगर देखें व्यक्तियों के समूहों के मध्य संघर्षों पर विचार करता है, और उसके आधार पर समुदाय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कि हम कहते हैं कि भैया व्यक्तियों के समूह किस प्रकार से संघर्ष पर विचार करता है, और वह किस प्रकार से समुदाय एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, और संघर्षों के बीच किस प्रकार से वो विवेचना करते हैं और विवेचना के करने का प्रयत्न करते हैं। और ये चीज़ें इस चीज़ में हमने ध्यान दिया है। अगर हम इसमें देखिए, यहाँ पर दिया है, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि वे किस रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन देखें तो विचार जो अगर हम विचार कहें तो गंभीरतापूर्ण इस तथ्य पर होता है, कैसे किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पाश्चात्य राजनीतिक विश्लेषकों की जब हम बात करते हैं तो वो संघर्ष और हिंसा का प्रारूप मानते हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देखें भारतीय राजनीति में प्रौधाओं में मनु की संरचना की बात करें, संस्थाओं की जगह अगर कहें मनु की, अगर मनुष्य की जो परिवर्तन पश्चात संस्थाओं की किस प्रकार से संरचना करते हैं, उसके संघर्षों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी हुई हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए मनु ऐसे प्रथम विचार राजनीतिक वेत्ता ये थे, या ऐसे विचारक थे या राजनीतिक दर्शक थे जिन्होंने व्यक्ति, समाज और राज्य के प्रत्येक अंग को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति द्वारा व्यक्ति, समाज, राज्य के प्रत्येक अंग को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, तो वो कौन थे? मनु थे। इन्होंने क्या किया, धर्म से जोड़ने का उनका उद्देश्य एक ऐसी जीवन पद्धति को विकसित करना था जिसमें व्यक्ति का राज्य के अन्य अंगों से परस्पर संघर्ष की जगह सौहार्द की स्थापना हो सके। ये जो कहते हैं कि भैया जो प्रत्येक व्यक्ति है, समाज का कोई भी व्यक्ति है, उसको धर्म से जोड़ने का एक ऐसा उद्देश्य था कि भैया कि अपने जीवन की जो पद्धति है उसको विकसित कर सके, और व्यक्ति जो राज्य है, राज्य के अंग का एक परस्पर महत्वपूर्ण हिस्सा रहे, और जो संघर्ष की जगह वो क्या करे, जो अपने जीवन में जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको सौहार्द के रूप में स्थापित कर सके। जब मनुस्मृति की जब हम बात करते हैं तो उसमें मानव कल्याण का एक मात्र साधन माना गया है। मनुस्मृति मानव कल्याण का एक मात्र क्या माना है? साधन मात्र माना गया है, और उसमें मनु अपने राजनीतिक विचारकों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संघर्षों के समाधान के मौलिक सिद्धांतों को कहीं ना कहीं उद्भुत करता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर हम कहें तो संघर्ष का समाधान मनु के चिंतन का प्राण माना जाता है, और मनु ने अपने राजनीतिक विचारकों में अगर देखें तो राजनीतिक समस्याओं, अगर कहें सिद्धांतिक व्यवहारों के पक्ष में इसने गहन विचार किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं तो मनु से संबंधित। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और विस्तृत लेके चलते हैं। जब हम मनु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने क्या कहा। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा, जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति भारत के राजनीतिक विचारकों में से एक माने जाते हैं, और उन्होंने मनुस्मृति नाम में एक ग्रंथ लिखा, और ये जो ग्रंथ है प्राचीन भारतीय समाज और धर्म राजनीति व्यवस्था को कहीं ना कहीं मूल ग्रंथ के रूप में माने। जैसे हम मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र और मनु संहिता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, हमने कहा कि मनु को जो माना जाता है चौथी ईसा पूर्व का माना जाता है। मैंने इससे पूर्व बताया। देखिए यहाँ पर कहा मनु के राजनीतिक विचार क्या रहे थे, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेगा। तो मनु ने राजा पर धर्म का तंत्र बंधन ये लगाया, और राजा को
मनु ने राजा को जनता के प्रति अपने दायित्वों को समझने और उसको नैतिक आचरण करने की सलाह दी। मनु का कहना यह था कि जो राजा जो होता है उसको अपने दायित्वों को कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए, उसके क्या दायित्व हैं उसको समझना चाहिए और उसके आधार पर जो नैतिक आचरण है उसकी सलाह उसने दी है। और जब हम बात करते हैं मनु ने दंड, विधा और न्याय सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। इसके जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मनु ने दंड की व्यवस्था की है और विविध की बात की है और न्याय सिद्धांतों को कहीं ना कहीं संहिताबद्ध इनके द्वारा किया गया। और मनु का ये मानना भी है कि भैया ये कहते हैं कि मनु ने राजा को नैतिक गुणों और प्रशासन क्षमता और दायित्वों के प्रति आस्था युक्त होने की सलाह दी है। कहीं ना कहीं जो राजा है उसे राजा को किस प्रकार के उसके दायित्व होने चाहिए, उसके गुण किस प्रकार के, उसको प्रशासन को किस प्रकार से अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसे संचालित करना चाहिए, उसके दायित्व क्या हैं, उस अवस्था में उसको युक्त होने की सलाह दी गई है। और मनु ने मंत्रियों से परामर्श करने के बाद राज्य का काम करने की सलाह दी है। अगर राजा कोई कार्य कर रहा है, अगर कोई चीज़ अगर वो समाज में अगर लाता है या समाज के हितों की कार्य कर रहा है या भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो मनु का जो कहने का मतलब है कि कहता है कि पहले वो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद या मंत्रियों से परामर्श ले और फिर वो राज्य का जो काम करने की सलाह दी। जैसे कि आज की परिदृश्य में अगर देखें, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा मुस्लिम समाज के लिए अगर कहीं वक्फ बोर्ड बिल अभी लोकसभा में और राज्यसभा में लाया गया है। पहले जो अगर उसको अगर हम राजा को अगर देखें, प्रधानमंत्री को अगर राजा के उससे दृष्टिकोण में देखें, तो इस बिल को लाने को अगर हम बात करें तो पहले जितने भी सांसद हैं उनके जैसे मंत्रीगण कहें तो उनके बीच इसको डिबेट हुई, तर्क वितर्क हुए लोकसभा से, राज्यसभा से, ये फिर राष्ट्रपति को हस्तांतरण ये हो रहा है। तो इसी तरीके से जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें राजा अपने जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री हैं, उनसे वो विचार विमर्श करें, उसके बाद ही वो राज्य का काम करने की कहीं ना कहीं वो सलाह दी। और मनु ने स्थानीय संस्थाओं के महत्व को स्वीकार किया। कहते हैं कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं कोई भी, तो उसका भी अपना एक महत्व है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है, तो उस पर भी जोर दिया गया। और मनु ने राजा को 3, 5 और 100 गांव के बीच अपना प्रशासन ढांचा स्थापित करने की सलाह दी। देखिए मनु का जो राजा के प्रति जो कहता है कि राजा क्या होता है, समाज का एक बहुत बड़ा अंग माना गया है और वही कर्ता धर्ता के रूप में माना जाता है। तो ये कहता है कि जो मनु है राजा को 2, 3, 5 और 100 गांवों को ये लेके चले, इन 100 गांवों के बीच अपना प्रशासनिक ढांचे को बहुत शानदार तरीके से स्थापित करने की सलाह दी गई कि इस 100 गांवों को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पर आपकी जो हुकूमत होनी चाहिए वो शानदार होनी चाहिए। आपके कहने के बाद वो सारी चीज़ें संपादित, आपके बिना पूछे पत्ता भी ना हिले, इस तरीके से ये चीज़ें कही गई है। और मनुस्मृति के बारे में कुछ और बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या है मनुस्मृति? देखिए मनुस्मृति हिंदू साहित्य का सर्वोच्च स्थान रखती है। अगर हम मनुस्मृति की अगर कहें तो हिंदी साहित्य की अगर कहें, हिंदू साहित्य की अगर बात करते हो तो इसमें अपना सर्वोच्च स्थान रखती हैं। और मनुस्मृति कहीं ना कहीं जो जातियां हैं, कहीं ना कहीं जातियों को विभाजित करने का कार्य करती है। कहीं ना कहीं मनुस्मृति आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाई क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं समाज को कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की दिशा में कहीं ना कहीं मनुस्मृति ये है। मनुस्मृति का अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जो कि समाज के विरुद्ध रहती हैं। अगर आप अभी देखोगे तो ये कहता है, देखिए कि मनुस्मृति में जीवन के विभिन्न चरणों में जो विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के सामाजिक दायित्व और कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देखिए कहने का मतलब है जो वर्ण व्यवस्था है, जो क्षत्रिय का कार्य क्या होगा, राजा का कार्य क्या होगा, शूद्र का कार्य क्या होगा, इसने लोगों को वर्गों के आधार पर वो बांट दिया। उसके कर्मों के आधार पर नहीं, उसके जाति के आधार पर लोगों को उनके कार्य दिए गए। मान लीजिए आज अगर कोई दलित समाज का है या आदिवासी समाज का है या पिछड़े समाज का है, तो इस जाति व्यवस्था के आधार पर अगर देखें तो उनका कहने का मतलब है कि ये इसी जाति का, इनका कार्य यही होगा। अगर वो
कुछ शूद्र का जो शूद्र वर्ग है वो कभी ऊपर ना उठे। उनका कार्य सिर्फ समाज की सफाई करना का कार्य है। उनका जो कार्य दिया जाता है, अगर इस पे ज़्यादा डिबेट भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में जीवन के विभिन्न चरण को अगर हम कहें ये जो चीज़ है मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगती है। तो ये जो चरण है, चरणों को जो कहते हैं कि जाति व्यवस्था में बांट दिया जाता है। ये नहीं कि उसके कर्म के आधार पर नहीं, उसकी जाति के आधार पर उसको विभाजित किया जाए। वो जो जाति का अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी है, अगर पढ़ने वाला अच्छा खासा है, तो वो उसी जाति से बाहर ना निकले, वही उसका दायित्व है। जो अगर मैं कहूँ पंडितों की बात है कि अगर वो कहता है कि भैया हमारा जो कार्य है पूजा पाठ का है, अगर राजा होगा क्षत्रिय का कार्य होगा, मैं राज करूंगा वो करूंगा, ये नहीं। तो ये जो संविधान जो दिया गया है वो सभी को, अगर हम कहें एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को अगर राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, तो ये जो सारी चीज़ें जो चीज़ें संपन्न हो पाई जिसके बलबूते हुई वो संविधान के बलबूते हुए। अगर जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, क्या वर्ण व्यवस्था में ओबीसी समाज को ऊपर स्थान दिया गया है? तो अगर वर्ण व्यवस्था ये रही, जो जाति व्यवस्था के अगर गए व्यक्तियों को उनके दायित्व दिए जाते, तो आज जो बड़े बड़े पदों पर है वो नहीं पहुंच पाते। तो अपना एक जो आज अगर हम कहें, आज हम राष्ट्र की जब हम बात करते हो, आज हम विकसित भारत के रूप में अगर हम बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संविधान के बलबूते ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए, कहता है कि मनुस्मृति हिंदू कानून का सबसे बड़ा प्रमाणिक कार्य है और भारतीय राजनीति विचारक भी है। अब यहाँ पर देखिए, मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। मनु का अगर हम जब बात कर रहे हैं कि उसके राजनीतिक विचारक किस तरीके से ये होना चाहिए, क्या चीज़ें उसने इसको रखी है। अब कौन था मनु? मैंने कहा ना अभी आपको, मैंने इससे पूर्व मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि मनु कौन है, किस तरीके से क्या किया गया। तो जब हम मनु के बारे में बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाइए कि मनु कौन थे। हिंदू धर्म ग्रंथ में मनु का नाम सम्मान और आदर के साथ मिलता है। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों में मनु के अनुसार अगर देखें तो मनु मानव जाति के जनक के रूप में कहा जाता है। मैंने कहा था कि आपसे जो ऋग्वेद में अगर हम देखें, बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवक्ता और समस्त मानव जाति का पिता कहा जाता है। और पुराणों की जब हम बात करते हैं तो पुराणों में अगर हम बात करें तो पुराणों में मनु का उल्लेख आगे पे 24 बार ये हुआ है। और मनुस्मृति में देखें तो मनुस्मृति में मनु का परिचय दिया गया है। अगर आप मनुस्मृति आप पढ़ोगे तो मनुस्मृति में मनु का संपूर्ण परिचय आपको देखने को मिल जाएगा। मनु मानव जाति के पूर्व पुरुष के रूप में माना जाता है। और भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना, मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, जब विचार किया तो सृष्टि रचना की इच्छा के साथ नाभि पर्दे से कमल और उस पर आसीन ब्रह्मा प्रकट हुए। और ब्रह्मा ने सनक और सनंद, सनातन और संत कुमार को प्रकट किया। और सृष्टि वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं को अर्धनारीश्वर, देखिए जो सृष्टि की रचना के लिए कहा जाता है कि जो वर्मा जी थे, वर्मा जी ने अपने आप को क्या कर दिया, अर्धनारीश्वरी के रूप में ये विभाजित कर दिया, जहाँ पर आपका आधा सर, आधा धड़ आपका स्त्री का, आधा धड़ आपका पुरुष में सम्मोहित किया। और जब हम बात करते हैं तो उसने स्वयं मनु को और उसकी जो सहचर्य सशस्त्र रूप में उत्पन्न हुई, और मनु और सशस्त्र रूप में मारीच और अत्रित, अंगिरा और ये सारी चीज़ें इसमें ये जैसे नारद 10 प्रजापति उत्पन्न ये किए गए, भिंगु, नारद, वशी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न हुई। और अगर बात करें जो इन प्रजापतियों से 7 अन्य मनु तेजस्वी महर्षि उत्पन्न हुए। और साथ ही यहीं से सृष्टि से आगे जो सृष्टि में वृद्धि का काम निरंतर चलता रहा। और मनुस्मृति में ये कहा गया है, और मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि भैया प्रथम मनु ने उन धर्मों को घोषित किया जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए बताया था। क्या इसमें ये कहा जाता है, 4वीं शताब्दी में ये कहा जाता है कि मनु, जो भगवान ने मनु को आदेश दिया था कि जो मनुष्य के लिए जो चीज़ें सही हैं
जो सृष्टि को निरंतर आगे गतिशील रखने के लिए उन धर्मों की घोषणा करी और ईश्वर ने मनु को ये बताया कि मनु अमर और शाश्वत है। और मनु क्या है? अमर है। अगर मनु अमर है तो अभी आज की तिथि में भी वो होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि बेसिकली अगर हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं और ज़्यादा डीप ले जाने की प्रयत्न करूंगा। जब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन और पाश्चात्य जब राजनीतिक विचारों को की चिंतन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे सामने जो देखने को मिलता है, हम कहते हैं कि भैया जो भारतीय राजनीति चिंतकों की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो विचार प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो मनु हो, कौटिल्य हो या शुक्र हो, अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो वैसे भी अगर हम देखें जो राजनीति शास्त्र के आधार पर अगर हम कहें तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हैं इस विषय को नवीन दिशा या कहें इसको गतिशीलता मिलती है। और भारत में अगर देखें जो राजतंत्री और साथ ही गणतंत्री शासन प्रणाली जो व्यवस्थापित रही, कहा जाता है कि भारत में जो राजतंत्र था और साथ ही जो गणतंत्र शासन जो प्रणाली रही थी, वो कहते हैं कि भैया जो प्राचीन यूनानी नगर थे उनके राज्यों की शासन प्रणाली से भी ये पहले विकसित भारत में हो चुकी थी। कहीं ना कहीं भारतीय जितने भी राजनीतिक जो विचारक थे, जैसे कि है मैंने कहा महर्षियों की बात करी, वो कहते हैं कि भैया जो प्राचीन जो यूनान के जो महान जितने भी राजनीतिक विचारक रहे हैं या थिंकर रहे हैं या दार्शनिक रहे हैं, उनमें जैसे आप सभी को पता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा। जैसे हमने कहा कि जैसे पाश्चात्य की जब हम बात करते हैं, जब विचारकों की बात करें, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, हेगेल हो गया, ये जो जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम भारत के अगर हम कहें राजनीतिक विचारकों की मनु, कौटिल्य, विनायक, दामोदर, सावरकर, गांधी, अम्बेडकर, गांधी, ये जो थे ये इंडियन थे। अगर हम पाश्चात्य प्लेटो जैसे अरस्तु हो गया, सुकरात हो गया और साथ ही जे.एम. मिल हो गया, हेगेल हो गया और मार्क्स हो गया, ये क्या है? ये थे। अब जब वहीं अगर हम राजनीतिक विचारकों की बात करें, लेनिन हो गए, ये जो जॉन ग्लास ये हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इतना डीप में इसलिए ले जा रहा हूँ कि अगर आपके कहीं पर क्वेश्चन बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको उनको गिव अप ना करके आओ, उनको करके आओ। मुझे लग रहा है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है अभी तो आपको बहुत ज़्यादा बोरियत लग रही होगी, क्योंकि जब तक आप इतनी डीप नहीं जाओगे तब तक आपका प्रवक्ता सम्मेलन में भर्ती परीक्षा में चयन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा डीपली चलिए। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने जो कहा कि जितने भी प्राचीन यूनान के जितने भी महान दार्शनिक रहे हैं या राजनीतिक चिंतक रहे हैं, जैसे सुकरात की बात करी मैंने, आपके प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, तो इनसे भी पहले की अगर जब आप कहते हैं तो राज्य शास्त्र की बात करते हैं, राजनीतिक शास्त्र की, राज्य शास्त्र की बात करें, शासन काल की जब बात करें तो हम इस पर विचार अलग अलग सभी ने हमने प्रस्तुत किए हैं। वैसे वहीं अगर हम देखें इधर अगर देखें, अगर हम प्राचीन भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो उनके अंतर्गत अगर देखें तो उनमें एक जो नाम आता है, जैसे राजनीति सिद्धांतों की जब बात करते हैं या फिर राजनीतिक विद्वानों की बात करते हैं तो उसमें मनु हो गया, कौटिल्य हो गया और शुक्र का नाम भी बड़ा ही उल्लेखनीय से लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा मैं इसको इसलिए यहाँ पर स्थगित कर दिया, थोड़ा सा मैं कुछ और ज़्यादा आपको डीप ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भैया जो प्राचीन भारतीय राजनीति विचारकों में जो मनु था, मनु को जहाँ तक हम बात करते हैं वो कहते हैं कि मानव धर्म शास्त्र, जिसे हम मानव धर्म शास्त्र को दूसरा जो नाम हम इसको कहते हैं मनुस्मृति से प्रसिद्धि मिली। भारत में जो प्राचीन राजनीति विचारक रहे मनु को मानव धर्मशास्त्र या कहें फिर मनुस्मृति से ही प्रसिद्धि मिली थी। और कतिपय अगर बात करें तो मनु ने ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और साथ ही अगर धार्मिक जो विचारों को कहीं ना कहीं प्रकट करा और संगठित समाज में कहीं ना कहीं संगठित समाज को स्थापित करने में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। और साथ ही अगर आप देखोगे एक सत्यमित्र दुबे जी हैं, अगर उनके शब्दों में देखोगे तो मनु की जो राज्य व्यवस्था की जो वास्तविक कसौटी है ना, वो धर्म ही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनु की राज्य व्यवस्था की जो वास्तविक जो कसौटी धर्म ही है, ये किसके द्वारा कहा गया, ये किसके शब्द हैं?
क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो सत्य मित्र दुबे हैं, उनके द्वारा कहा गया था। और जब हम बात करते हैं कि मनु की, जब हम बात करते हैं तो मनु ने ही मानव के जो संपूर्ण जीवन है ना, उसके सामाजिक जीवन की व्यवस्था की क्या करे, कहीं ना कहीं परिकल्पना करी कि मानव किस तरीके से अपने जीवन को सौहार्द के रूप में निर्वाह करे, किस प्रकार से उसका जीवन की वो सोच रखे। और उन्होंने जहाँ तक मैं कहूँ कि मानव के जो सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का भी कहीं ना कहीं विमोचन किया, जिन्हें अगर हम देखें सभी काल में, अगर कहें जो जो डिफरेंट जो काल रहे हैं, तो उन कालों में देश में अगर लागू किया जा सकता है। अगर हम इस दृष्टिकोण से अगर देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो विचार हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी महत्वता बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो सर्वव्यापी भी माने जाते हैं। और जहाँ तक हम मनु की बात करते हैं, और मनु की जब हम बात करते हैं तो मनुस्मृति में जैसे हिंदू शासन पद्धति के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं बड़े जोर शोर से उठाया गया है, उनको कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना गया है। और जो अगर हम मनुस्मृति की जो बात करते हैं तो इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं जीवन के जो संपूर्ण जो पहलुओं को कहीं ना कहीं प्रत्येक जो चैप्टर वाइज अगर हम बात करें, अगर हम विषयवार अगर कहें, जो उसके ताना बाना बुना जाता है, जो उसके नियम कानून होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत रखा जाए। देखिए जैसे मैंने कहा, जो क्षत्रियों के कर्तव्यों का वर्णन मनु ने माना, और मनु का जो मानना था वर्ण प्राचीन राज्य जो राजाओं में किस प्रकार से प्रथम और महानतम राजाओं के रूप में उसने किस तरीके से अपना बल दिया, तो उसको लेके भी ये सारी चीज़ें बात होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये ज्ञात होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि मनु के बारे में हम जैसे चर्चा करें, मनुस्मृति में कहा भी गया है कि मनु ने उन धर्मों को घोषित किया जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए मनु को बताया कि भैया ये धर्म आपको लगाने हैं, ये जाति व्यवस्था आपको करनी है, तो ये कहा जाता है। अगर जब हम मत्स्य पुराण की जब हम बात करते हैं तो मत्स्य पुराण के अनुसार अगर कहें मंतव्य का एक मनु होता है और पुराण 14 मनु की चर्चा करता है। अगर मत्स्य पुराण देखोगे तो उस पुराण के अंतर्गत मंतव्यवर का एक मनु है होता है और पुराण 14 में मनु की चर्चा की गई है। प्रत्येक मंतव्य अरबों वर्षों का ये माना जाता है और प्रत्येक मंतव्यर का स्वामी मनु को माना जाता है। सभी चीजों का अगर कहें, अगर ओवरऑल अगर देखें, सभी सृष्टि को कहीं ना कहीं रचने का कार्य या फिर उसको किस प्रकार से संचालित करना है, वो सारी चीजें मनु को ही कहीं ना कहीं समृद्ध किया गया है। अब तक अगर देखें 6 मनु शासन काल हो चुके हैं। अगर आप कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान तक अगर देखें तो कितने शासन काल हो चुके हैं, तो 6 शासन काल अभी तक वो मनु के। वर्तमान समय में अगर देखें तो मनु का 7वां ये काल चल रहा है। वैश्वापन मनु का शासनकाल के रूप में माना जाता है। और भविष्य में अभी जो 7वां मनु काल चल रहा है और आना है, और प्रत्येक मंतव्य में 4 युग हैं, और जैसे कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 वर्गों में इसने कहा, इसमें बांट दिया गया है। और इसकी समाप्ति पर धार्मिक कार्य करने वाला धर्म का अगर माना जाता है कि ज्ञाता जो पुरुष है मन्वंतर के लिए बचा है, ये माना जाता है। और मन्वंतर जो वही पुरुष नए मन्वंतर और साथी को प्राचीन धर्म और साथी जो संस्थाओं का ज्ञान रखता है, और नए युग में मन्वंतर के रूप में अगर देखें अनुरूप पुराने धर्म को घोषित करता है। और इस प्रकार से अगर कहें तो कहीं ना कहीं मनु जो मेघ तिथि हो गया, जो मनु स्मृति में जो टीकाकार है उसका कहना है कि मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं अपितु क्या है, पद का ये नाम दिया गया। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको मनु की तरफ थोड़ा सा और ले जाऊं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए जब मैं मनु स्मृति की बात कर रहा हूं, मनु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों की जब हम बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं ये भी दर्शाना चाहूंगा कि मनु का जीवन परिचय की थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अगर मैं थोड़ा सा इसकी तरफ भी आपको दृष्टिगत करूंगा
कि मनु के जीवन और उसके काल को अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद रहे हुए हैं। मतभेद किस लिए रहे हैं? मनु कौन था और क्या करते थे, इसको लेकर बहुत से जितने भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अगर देखें तो अपनी अपनी अलग अलग राय मनु के बारे में इनके द्वारा दी गई है। अगर हम पौराणिक जो कथाएं हैं, कथाओं में अगर कहें जो कहानी गढ़ी गई हैं उसमें मनु को मानव जाति के कहीं ना कहीं जनक के रूप में कहा जाता है, कहीं ना कहीं विधि वेत्ता अगर उसको सृष्टि की रचना कार के रूप में भी जाना गया है। अगर हम इन सभी को देखें तो कहीं ना कहीं संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी कहा जाता है। और मनु और उनकी जो पत्नी थी शाश्वत रूप से ही ये शाश्वत रूप में ये बच गई थी। तत्पश्चात अगर देखें तो मनु एक संगठित और सामाजिक निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हैं। और साथ ही इसके संबंध में अगर हम विचार रखें तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दी गई हैं। जब ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ तो जो मनु के युग की अगर हम जब बात करें तो मनु का जब हमने कहा 7 कालों में करके युगों में जो बांटा गया तो मनु के जो युग है उसके संबंध में भी मतभेद हैं। और अगर हम भारतीय साहित्य के आधार पर देखें तो मनु के शासनकाल को एक महत्वपूर्ण आदर्श का शासनकाल के रूप में भी माना गया है। और कालिदास ने जब अपना बात करें, अगर कालिदास ने जब अपना रघुवंश लिखा जिसमें वो लिखते थे उसमें रघुवंशी जो राजा मनु द्वारा बताई गई जो भी पद्धति थे उसी के अनुसार वो शासन करते थे। और कहा जाता है कि इसमें जो इंच मात्र भी इधर का उधर नहीं हुआ था। देखिए जो रघुवंशी जब कालिदास ने जब रघुवंश लिखा तो किस प्रकार से राजा का दायित्व होने चाहिए, राज्य किस तरीके से संचालित होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को इसमें जिक्र दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि राज्य के उस कल्याणकारी स्वरूप को बहुत पहले ही व्यापक रूप से ये चित्रित किया था मनु ने, जिसकी कल्पना पाश्चात्य चिंतकों जो विचारक थे या कहें उनके जो थिंकर है आधुनिक युग में भी करते हैं। मनु की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक विचारों में एक ऐसा प्रतीत होता है कि भैया इन्होंने पाश्चात्य विचारकों के समान ही नहीं बल्कि अगर हम देखें जितने भी हम पाश्चात्य जो विदेशी जितने भी थिंकर रहे हैं उनके समान ही नहीं कहा जाता है कि मनु उससे भी बढ़कर आगे की सोचते थे और कहीं ना कहीं उनसे बढ़कर भी इन्होंने राज्य और शासन की जो परम आवश्यकता को कहीं ना कहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एक राज्य होना चाहिए, उसमें राजा का स्थान होना चाहिए, उसमें जातियाँ होनी चाहिए, कौन से किसका कार्य होंगे उनका दायित्व के रूप में उसको विभाजित किया। और साथ ही अगर कहें तो अराजकता के दोषों के और भी उसने ध्यान दिया। अगर ठीक है तो याद रखिएगा कि अराजकता के दोषों की ओर भी ध्यान दिया। और साथ ही अगर कहें राजनीति चेतना का भी श्री गणेश किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीति चेतना का जो श्री गणेश जिसके द्वारा किया गया था वो मनु थे। और राजनीतिक क्षेत्र में की जो प्रत्येक समस्याएं हैं उनके समाधान का न केवल मार्ग इनके द्वारा प्रशस्त किया गया है। और इसी कारण वर्तमान में अगर देखें जो राजनीतिक जो चिंतन का व्यापक क्षेत्र जो माना जाता है वो मनु का ऋणी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर यदि मनु ना होते जो राजनीतिक चिंतन की जो व्यापक परिदृश्य जो उसका जो ताना बाना बुना गया है कहीं ना कहीं मनु द्वारा जो दिए गए जो चीज़ें थी उन्हीं की समरूपता के आधार पर ही ये अपना क्या करता है कार्यों का निर्वाह करता है। और अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजनीति की जो परिकाष्ठा जो रची गई है तो कहीं ना कहीं मनु का वो ऋणी है। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं मनु के राजनीतिक विचारकों की जब हम बात करते हैं जैसे अगर देखें राज्य राजा के कर्तव्य अधिकार धर्म और न्याय प्रशासन व्यवस्था और राज्य का लक्ष्य इन सबसे बढ़कर लोक कल्याणकारी राजनीतिक जो व्यवस्था और साथ ही ग्राम शासन आधार पर स्थापित केंद्रित व्यवस्था से संबंधित मान्यताओं का विश्लेषण आवश्यक
माना जाता है और जिन्हें राजनीतिक जो संघर्षों के समाधान का बीजारोपण किया। अब ये जो कहता है कि भैया जो मनु का जो राजनीतिक विचार था, अगर हम उसको देखें तो उसके अंतर्गत उन्होंने राज्य को भी रखा, राजा का क्या दायित्व होना चाहिए, प्रजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनके अधिकार क्या होने चाहिए, किस धर्म को मानना चाहिए। और जब समाज में जब अराजकता फैलेगी उसमें न्याय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, प्रशासन की किस तरीके से प्रशासन भी व्यवस्था चलनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि राजा का लक्ष्य किस तरीके से होना चाहिए, उसको बढ़ाकर आगे करना चाहिए। और लोक कल्याणकारी चीज़ें किस प्रकार से समाज में जो लोग हैं उनको किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है, राजनीतिक तंत्र की व्यवस्था में किस प्रकार से उनकी अहम भूमिका निर्वाह हो सकती है। और कहीं ना कहीं ग्राम शासन गांव में भी कहीं ना कहीं इसकी आधारशिला रखी गई और उसको ही केंद्र बिंदु रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य क्या है, तो राज्य को अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं अपनी ओर से थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करूंगा। जब अगर कहें राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो दिया था वो मनु नहीं दिया था। अगर देखें प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के जब हम बात करते हैं, जितने भी इतिहास में अगर देखें तो राजा के संबंध जो थे अनेक सिद्धांतों को कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते थे। और जब हम वर्तमान परिस्थिति को देखें जो राजनीतिक विज्ञान की जो आधारशिला मानी जाती है, राजनीतिक विज्ञान की जो आधारशिला जो मानी जाती है, जो राजा का जो सप्तांग सिद्धांत था उसके आधार पर उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। और जो सप्तांग जो सिद्धांत था इसका एक मुख्य सिद्धांत भी ये हुआ करता था उस समय। सिद्धांत जो था अगर हम उसके आधार पर अगर कहें तो राज्य को 7 कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट जोन में ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसको प्रतिकृतियाँ कहें उसको विभाजित कर दिया गया था, जो बेसिकली अगर हम देखें राज्य का निर्धारण करती हैं सभी जो प्रकृतियां हैं, कहीं ना कहीं वो उनका अपना अपना जगह पर विशेष स्थान रहा है और अपना कहीं ना कहीं महत्व भी हुआ रहा है। और साथ ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मानव किस प्रकार से विभिन्न अंगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो उसमें सप्तांग जो सिद्धांत होता है उसका भी उल्लेख इसमें दिया गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देखिएगा सामाजिक संस्थाओं में सर्वाधिक व्यापक और सशक्त संगठन के रूप में जो प्रचलित एक है जो मानवीय संस्थान के रूप में जिसे माना गया है वो राज्य को माना गया है, जिसमें क्या होता है अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा हेतु क्या हो रहा है राजनीतिक जो जीविका का निस्वार्थ आर्थिक और भावात्मक तुष्टि के रूप में धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वाभाविक संस्थान, जैसे हम कहें संस्था को परिवार के दायरे में अगर बात करें या सामाजिक परिदृश्य की बात करें तो कहीं ना कहीं मानव के जो समुदाय है कहीं ना कहीं उसकी कल्पना की जाती है और साथ ही उस संस्थाओं में ही राजा का शासन रहता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो सुख शांति समृद्धि और साथ ही मानव के सर्वोच्च मुखी विकास के लिए उत्तरदायी जो राजनीतिक संगठन युक्त समाज को ही राजा क्या कहता है राज्य के अंतर्गत इसको लेते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक ही लातीनी शब्द है जिसे हम एक लातीनी शब्द है जिसे हम कहते हैं स्टेट की बात करते हैं तो स्टेटस की बात करते हैं जिसका स्वभाव पद अर्थात स्थिति है। दोनों शब्द स्टेट या फिर राजक या फिर स्टेट जो राज्य का जन्मदाता माना जाता है। अगर हम देखें तो यूनानी शब्दावली में इसे पोलिस जबकि रोमन में इसे सिविट्स की संज्ञा दी गई है, परंतु सब में राज्य के अर्थ का समान रूप में हुआ है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से भी अगर देखिए परिसीमित मानव समाज का एक ऐसा भूखंड होता है जो निश्चित संप्रभुत्व की जो आज्ञाकारिता के लिए कहीं ना कहीं संगठित होता है, जबकि
देखें इसका इकाई के रूप में भी कहीं ना कहीं कार्य करता है। देखिए मैंने जो कहा था कि सप्तांग की जब हमने बात करी, इसमें जैसे दंड हो गया, मित्र हो गया, राजा हो जाता है। जैसे हम ये लेके चलते हैं कि देखिए काउंट करते रहिएगा, जैसे राजा होता है जिसको हम स्वामी के रूप में भी जाते हैं, आत्मन होता है, पुर होता है, जनपद होता है, कोष होता है, दंड होता है, मित्र होता है। ये सप्तांग सिद्धांत के रूप में माना गया। आप थोड़ा सा इसको समझने से पूर्व थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा विस्तार की तरफ अग्रसर करूंगा। देखिए जब मनु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार से मनु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो विचार इसने दिए थे, कैसे दिए थे, थोड़ा सा इसको देख ले। मनुस्मृति के जो 7वें अध्याय में जब हम बात करते हैं तो राज्य संबंधी इनके द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए हैं। और जो ये विचार प्रस्तुत किए गए हैं तो राज्य की उत्पत्ति सातवीं जो सिद्धांत है, सातवीं जो सिद्धांत है, अगर हम कहें जो 7वें अध्याय की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिद्धांत को इसने प्रस्तुत किया। और मनु ने अपने राज्य की उत्पत्ति जो माना है, और मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति किससे मानी गई है? वो ईश्वर से मानी गई है। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर बना। इसमें कई जगह समाजी अनुबंध सिद्धांत का भी आभास हमें दिखाई देता है। और मनु स्पष्ट करता है कि भैया राज्य के जितने भी पूर्व जो मानव हैं, मानव की स्थिति कष्टपूर्ण असहनीय मानी जाती। कहता है कि जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का भी आभास कराती है। और मनु ये स्पष्ट भी करते हैं कि भैया राज्य के जो पूर्व जो मानव थे उनकी स्थिति बड़ी ही कष्टदायक असहनीय थी। इस कष्ट के निवारण के लिए ईश्वर ने क्या करा? इंद्र हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया, चंद्रमा हो गया, कुबेर हो गया, यम हो गया आदि सारभूत अंग को राजा का निर्माण किया। अब राजा के निर्माण में कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो आत्मा, पूर्व, जनपद, कोश, ये अलग अलग 7 वो होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, यम आदि से क्या है? सारभूत अंग से राजा का निर्माण किया इसने। और इसके अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 8 उत्कृष्ट तत्वों से मिलकर राजा ने केवल मानव दुखों को दूर किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा ने कितने तत्वों को मिलाकर मानव दुखों को दूर किया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 8 उत्कृष्ट तत्वों को मिलाकर राजा ने क्या किया? मानव दुखों को राजा ने न केवल मानव दुखों को दूर किया वरन उनके कल्याण को भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया। और जो ये 8 तत्वों की जब हम बात करते हैं तो 8 तत्वों से राजा विश्व रक्षक, पोषक और समृद्धकार ये होता है। कहते हैं कि जब ये 8 तत्व जब होते हैं किसी के अंदर का तो कहीं ना कहीं वो विश्व का जो रक्षक के रूप में आपको कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण पृथ्वी का एक कहीं ना कहीं रक्षक बन जाता है। उसको किस प्रकार से उसको पोषक बनाना है, समृद्ध बनाना है, ये तमाम चीजें होती हैं। और निश्चित रूप में अगर हम देखें तो मनु राज्य की उत्पत्ति को कहीं ना कहीं दैवी सिद्धांत का पोषक है। देखिए अब मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का पोषक ये मानते हैं और परंतु इसके सिद्धांत में समाजी समझौते के सिद्धांत की भी झलक कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। जब कहते हैं कि भैया समाजी समझौते में मनु के जो दैवी सिद्धांत की कहीं ना कहीं हमें झलक दिखाई देती है। और जो राजा होता है वो राजा सर्वोच्च होता है। अगर देखें मनु की जो स्मृति में अगर कहें मनु का जो सारा ताना बाना जो बुना गया है उसमें राजा सर्वोच्च होता है और वह ही सभी कल्याण का माध्यम होता है। देखिए अगर हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो उसका मुख्य बिंदु या कहें उसका ध्रुव किसे माना गया है तो मनु को ही केंद्र बिंदु लेके रखा गया। और मनुस्मृति में राजा के दायित्वों को भी कहीं अलग अलग तरीके से रखा गया है। कहीं ना कहीं मनुस्मृति में जो राजा के दायित्व हैं वह अगर कहें तो भूमि पर सभी दिशाओं में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए रखा गया। जब हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं राजा की अपनी अलग पृष्ठभूमि हो जाती है। तो राजा के जो दायित्व दिए गए थे कहते हैं कि भूमि पर जितनी भी दिशाएं हैं उनमें शांति व्यवस्था कायम रखने में कहीं ना कहीं ये अपनी क्या करेगा? महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करेगा।
अब मनुस्मृति का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है और साथ ही पाश्चात्य दैविक सिद्धांतों के जो सिद्धांत में भी कहीं ना कहीं अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। प्राय मनु के जो दैविक उत्पत्ति के जो सिद्धांतों की अगर तुलना अगर देखें, जो पाश्चात्य दैविक उत्पत्ति के सिद्धांतों से की जाती है। हम जब पाश्चात्य जो विदेशी सभ्यता की बात करते हैं तो मनु की जो दैविक उत्पत्ति के सिद्धांतों की तुलना हम पाश्चात्य संस्कृति से क्या उसकी दैविक उत्पत्ति के सिद्धांतों से की जाती है। तो इन दोनों में अगर हम कहें, हमें कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांतों के द्वारा राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की है। देखिए, दैवी सिद्धांत के आधार पर जब हम बात करते हैं तो राजा को कहीं ना कहीं निरंकुश सत्ता प्रदान करी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मनु राजा को निरंकुश सत्ता पक्षधर नहीं है। अब मनु जो कहता है, अगर हमने पाश्चात्य संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि राजा जो निरंकुश सत्ता का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब मानता है, और कहीं ना कहीं मनु उसके इतर अगर देखे तो निरंकुश सत्ता का पक्षधर कभी नहीं रहा है। मनु ने राजा को धर्म और नैतिकता के अधीन रखा। मनु ने जो राजा है, जो राजा की जो पृष्ठभूमि जो रहनी चाहिए थी, उसको कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द रखा, उसकी नैतिकता के अधीन वो रखा। और इस बात पर भी वो बल देता है कि राजा का जो राजा है वो सदा प्रजा का पालन करे, उसके रक्षा के प्रति वो हमेशा कटिबद्ध हो, उसकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं वो हमेशा एकाग्रचित्त रहे, तत्परता रहे, और राजा को कहीं ना कहीं देवता का अंश बताया गया है। मनु जो मनु कहता है कि भैया जो राजा है, राजा को कहीं ना कहीं देवता का या देव के रूप में बताया गया है, और देवता के ही समान उसके गुणों की बखान किया गया है, उसकी योग्यता पे बल दिया गया है। न केवल उसके योग्यता पे बल दिया गया, उसके जो अधिकार है, उसकी जो शक्तियां हैं, उनकी मानी पर भी ये सारी चीजें दी गई। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर कहें मोर बानी का अगर एक कथन का प्रासंगिक लगता है कि राजा को समझना चाहिए कि वो धर्म के नियमों के अधीन है। जो ये कहता है कि ये जो राजा को समझना चाहिए कि वो धर्म के नियमों के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध नहीं कर सकता है, धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता है। जो ये किसके प्रासंगिक कथन के आधार पर कहा गया है, मोर बानी का ये कथन है। वो जो कहते हैं कि भैया राजा को समझना चाहिए कि वो धर्म के नियमों के अधीन बंधा है, और कोई भी जो राजा है वो धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता है, वो धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। और राजा को अगर देखें तो राजा जो धर्म राजा है और मनुष्य पर एक समान ही शासन वो कर सकता है। जो धर्म राजा एवं जो मनुष्य हैं उनको एक समान शासन करता है। और इसके अतिरिक्त कहते हैं जो राजा जो है राजनीतिक प्रभुता, अगर प्रभु जनता के सभी अधीन है और अपनी शक्तियों के प्रयोग को किस तरीके से कर सकता है वो अपनी क्षमता के आधार पर वो कर सकता है। जब हम राजा की बात करते हैं या कहें उसको जब हम स्वामी के रूप में देखते हैं तो मनु राजा के लिए एक शब्द का जो प्रयोग करता है वो स्वामी का भी प्रयोग वो करते हैं। और स्वामी की जब हम बात करते हैं उसके जो आश्रय की अगर जब बात करते हैं तो राजा की समस्त जितनी भी शक्तियां हैं वो स्वामी कहें या फिर राजा कहें तो उसमें वो क्या है पूरी तरीके से निर्मित है। और वास्तविकता की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको प्रयोगार्थ के रूप में अगर कहें, जब हम कहें उसको किस प्रकार से वो प्रयोग करता है या राजा की संप्रभुता कैसी है, वो संप्रभुता उसके अंतर्गत होगी। अगर हम देखें कि राजा के बिना किसी भी राज्य की जो परिकल्पना है या कल्पना नहीं की जा सकती। आप सभी को पता है जब राजा होगा तभी राज्य की हम परिकल्पना कर सकते हैं, तब राज्य की हम कहीं ना कहीं एक विस्तृत राज्य के एक बढ़िया राज्य की हम परिकल्पना कर सकते हैं। जब भी राजा होगा तभी
प्रजा होगी। ठीक है, प्रजा के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। तो राजा राज्य की एकता, अखंडता, संप्रभुता का कहीं ना कहीं प्रतीक होता है। अगर इसके इतर अगर देखें, मनु का मानना है जो राजा होता है प्रशासनिक क्षमता और उसके दायित्व के प्रति उसका जो अटूट जो निष्ठा, कहीं ना कहीं अगर हम जो कहते हैं कि नैतिक गुणों युक्त तो ये होना चाहिए, ये इसका मानना है। ठीक है, इस चीज पे याद रखिएगा। जब हम अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपके सामने ये रखा है, अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान में वर्णमाला में राज्य की अवधारणा आधुनिक युग में, जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो 16वीं शताब्दी में ये आई। जब हम कहते हैं कि राज्य की अवधारणा की जो बात जब हमारे सामने आती है वो 16वीं शताब्दी में जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ, या कहें कि 16वीं शताब्दी में ये आई। 16वीं शताब्दी में जब आई थी तो 1904 में राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विज्ञान माना गया था, इसका जो संबंध है राज्य नामक संगठन से है। परंतु अगर हम बात करें तो ये अपने मानक अर्थ में अगर कहें, मानक अर्थ है में राज्य की अवधारणा जो दी गई थी अरस्तु जितनी पुरानी है और राज्य की प्रकृति की देन है। देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट तौर कहता है कि अपने मानक अर्थ में राज्य की अवधारणा अरस्तु जितनी पुरानी है, जितनी अरस्तु के द्वारा जो चीज़ें बात की उतनी पुरानी है। राज्य के जो प्रकृति की ये देन है, राज्य जो है, जो राज्य है वो प्रकृति की देन है। उसके फलस्वरूप अगर हम बात करें तो वो आवश्यक और सर्वोच्च हो जाती है, क्योंकि अरस्तु के लिए अगर हम देखें, अरस्तु के लिए अगर कहें जो राज्य जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक माध्यम कहीं ना कहीं बन जाता है। और राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। तो कहीं ना कहीं गार्डनर के लिए अगर हम कहें, गार्डनर के लिए राज्य कम या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग पर बसे हुए व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त अर्थात लगभग स्वतंत्र होता है। ये ऐसा क्या कहना का मतलब है। और ये कहते हैं कि जिसमें ऐसा संगठन होता है जिसके आदर्शों का पालन वहाँ के जो नागरिक हैं, जो वो निवासी हैं, वो वर्ग है वो करता है, वो स्वतः ही वो करता है। वहीं ब्रूसली के लिए अगर बात करें तो राज्य निश्चित क्षेत्र में राजनीतिक संगठन की जब हम बात करते हैं, राजनीतिक इकाइयों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मानव के जो जीवन के हैं या कहीं जाति का एक बहुत ही विशिष्ट ये भाग मानते हैं। तो अलग अलग रूप से अगर देखें, बहुसंख्यक प्रजा या कहें फिर ये मान लेती है कि भैया एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति आज्ञाकारी ये होता है जिसका पद, मर्यादा निश्चित, वे सब मिलकर ये कार्य करते हैं। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखिएगा। देखिए कहता है कि सालेटोर के शब्दों में क्या कहते हैं, सालेटोर के शब्दों में अगर हम बात करें, मनु की जब हम बात करें, मनु ने निसंदेह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है, और यदि एवं अपनी मूर्खता से जनता को सताता है। सालेटोर के शब्दों में जो कहा है कि वो कहते हैं कि मनु ने निसंदेह ये कहा है कि अगर जनता एक ऐसी कड़ी है तो राजा को गद्दी में बैठा सकती है, उतार भी सकती है और मार भी सकती है, और यदि राजा अपनी मूर्खता से जनता को सताता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा सभी नियमों और कानूनों से बंधा है। जो राजा है, मनु के आधार पर अगर कहें, मनुस्मृति के आधार पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो राजा है उसको कहीं ना कहीं अपने जो नियम कानून है उससे बंधा रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो विशिष्ट है, वो साधारण नहीं है, वो विशिष्ट है। वो साधारण मनुष्य की तरह मनुष्य योनि नहीं भोगता है, परंतु वो साधारण मनुष्यों की तरह दंड भोगता है। उसका कहना है कि यदि किसी अपराध में दंड एक पण है तो राजा के भंग करने पर उसे 100 पंड या कोड़े जिसे कहा जाता है ये
पण जो भी दंड दिया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष पर समाज में अगर कोई व्यक्ति विशेष को यदि दंड या अपराध की श्रेणी में रखा जाता है तो उसी प्रकार से साधारण मनुष्यों की तरह वो भी दंड भोगता है। उसका कहना है कि यदि किसी अपराध में दंड एक पण है तो राजा के भंग करने पर उसे 100 पण दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजा अधिक विद्वान और योग्य है। देखिए, जो समाज में जो मनुष्य है वो एक साधारण है, क्योंकि जो राजा होता है वो बहुत ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति होता है, पुरुष माना जाता है। और इसके लिए राजा का जो प्रशिक्षण होता है वो दिनचर्या के निरंकुशता की ओर नहीं जाना देना चाहिए, ये कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको स्पर्श होना चाहिए। अब देखिए, इस प्रकार से अगर स्पर्श हो जाता है कि दैविक सिद्धांत को अपनाने के बावजूद भी मनु राजा निरंकुश वेच्छाचारी और अत्याचारी नहीं है, उसके ऊपर कानून और नैतिक मर्यादा का नियंत्रण है। तो मैंने जो आपके सामने रखा ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आगे मनु के राज्य संबंधी विचार किस तरीके से दिए हुए हैं उस पर कल हम चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको ये PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा, ये जो किताब है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा मनन रखिएगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय